नमस्ते, मैं हूं निखिल और भूपिंदर सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबरगांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम इकट्ठे होकर बात किया करते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो कुछ लोग जीते, कुछ लोग हारे। जो लोग हारे उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब वो बेरोजगार हो गए हैं, यूट्यूब चैनल खोल लिया है। फिर कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। तो इस फिनोमेना पे हम बात करेंगे कि किस तरह यूट्यूब और चुनाव की दुनिया इंटरसेक्ट करती है। सौरभ भारद्वाज का भूपी हमारे पास एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गया मैं तो अब। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेता कभी बेरोजगार होते नहीं, मेरा ये मानना होना है। भी नहीं चाहिए। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही रोजी रोटी भी है और यही उनका काम भी है। और नेताओं का काम सिर्फ ये नहीं है कि जीतने के बाद वो जनता की सेवा करेंगे। नेता वो होता है, अगर जीते चाहे हारे, वो हर टाइम किसी ना किसी अच्छे काम में लगा रहता है कि उसका जो एरिया है, एक तो उसमें जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जीता आदमी वो नहीं सुन पा रहा है, तो वो उनकी आवाज़ उठाए। प्लस दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप वो समस्याएं नहीं उठाएंगे तो अगली बार आपको कौन पूछेगा। तो ये सब पूरे समीकरण होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि नेता कभी बेरोजगार नहीं होता। लेकिन ये गिमिक बढ़िया है, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम रखा है बेरोजगार नेता। तो बेरोजगार नेताजी वाला ये जो पूरा यूट्यूब वाला उन्होंने चैनल बनाया, उसमें अभी तक उन्होंने एक वीडियो भी डाला है। वीडियो में वो बात कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ये चैनल बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, जिस इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी उनकी बात हुई होगी। तो उसमें उनका ये कहना है कि एक तो यही है कि जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, प्लस जो जीके के लोग हैं, यानी कि ग्रेटर कैलाश के, जहाँ से वो एमएलए रहे हैं पहले और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं आप सरकार में। तो एक तो वो उन लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। दूसरी चीज़ लेकिन उनका ये कहना है कि एक वो दर्द दिखता है उनकी बात में, कि उम्मीद नहीं होती कभी आदमी को ना, कि क्योंकि केजरीवाल जी भी कह चुके थे कि कुछ भी हो जाए, ग्रेटर कैलाश तो हम नहीं हार रहे, ये तो मैं जीती हुई सीट में अभी लिख देता हूँ। ये वही वाला फिनोमिना है कि आप गुजरात गए तो पेपर पे लिख दिया इतनी सीट आने वाली है, पंजाब गए पेपर पे लिख दिया, कहीं वो गिमिक चल गया कहीं नहीं चला वाला सीन है। लेकिन हाँ, वो निराशा उनकी उस जो वीडियो है सौरभ भारद्वाज का, उसमें दिखती है साफ साफ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जो उनकी ज़िंदगी है उसने पूरा 180 टर्न ले लिया है, 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री वाला टर्न है, ये तभी आदमी सोच पाता है जब पहले उम्मीद ना हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी एकदम से हो सकता है वो क्लूलेस भी हो गए हों कि क्या हो गया ये एकदम से, क्योंकि 2013 में जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक वो वहीं से जीतते आ रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर थे। आप सोचिए, एक ऐसा एमएलए जिनके पास 8 मिनिस्ट्रीज हों, और वो भी छोटी मोटी नहीं, होम से लेकर हेल्थ, पावर, वाटर, इंडस्ट्रीज, अर्बन, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जो सौरभ भारद्वाज जी के पास ना हो। तो ऐसे में एकदम से जब पता चलता है कि अच्छा अब तो चुनाव भी गया और सरकार भी गई, तो बेरोजगार नेताजी वाली फील आ ही जाती है। लेकिन इसमें एक दुख उनका और है, जो आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं के साथ हो सकता है, वो ये है कि काफ़ी यंग एज में जुड़ गए। ठीक है ना। मतलब लोगों का कुछ भी कहना हो, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे जब तक किसी को लेकर कोई चीज़ बाहर ना आए। लोगों का ये मानना हो सकता है कि नेता तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10, 12, 20 साल किसी सरकार में रहा और उसने पैसा ना कमाया हो। लेकिन इन चीज़ों से असाइड, एक जो टेंशन हो सकती है आम आदमी पार्टी के एमएलएज के लिए, वो ये है कि बहुत छोटी उम्र में जुड़े पार्टी के साथ, और उसके बाद सत्ता सुख भोगा है लगातार दिल्ली के अंदर। और अब वो वक्त आ गया कि उनकी, जैसे सौरभ भारद्वाज जी का हम एग्जाम्पल ले, तो सौरभ भारद्वाज की उम्र अभी 45 साल है। यानी कि जब वो 30-31 साल की उम्र में जॉब करके एकदम से छोड़ के इस फील्ड में उतरे होंगे, तब से लेकर अब तक पानी बह गया पुल के नीचे से बहुत ज़्यादा। तो प्रोफेशनली भी वो दुख दिखता है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उनकी रिपोर्ट में ये लिखा दर्ज है कि वो कह रहे हैं कि अब टेक्निकली भी कंपनियां इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनको अब जॉब तो मिलने से रही। दूसरी चीज़ उनका ये कहना है कि नेताओं को वैसे ही कंपनियां जॉब नहीं देना चाहती। तो वो चीज़ भी एक तरह से हो सकती है कि जिन लोगों के पास आज के वक्त में ना तो सरकार रही ना पद रहा, तो उन लोगों के लिए आगे बढ़ने का क्या तरीका होगा, उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है, जो सौरभ भारद्वाज भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है निखिल, ये पहली बार ऐसा गिमिक हुआ है। इससे पहले अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में जब जो बाइडन प्रेसिडेंट के उम्मीदवारी का चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवारी का, ठीक है ना, अपनी ही पार्टी के अंदर, तो उनके जो ओपोनेंट थे वो थे बर्नी सैंडर्स। तो हाँ, बर्नी सैंडर्स। तो बर्नी सैंडर्स ने उस वक्त क्या किया, जैसे ही वो चुनाव वाली प्रक्रिया से बाहर हुए, उनको समझ आ गया कि अब जो बाइडन विल बी द कैंडिडेट फॉर देयर पार्टी, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला।
आप बर्नी सैंडर्स का यूट्यूब चैनल देखेंगे, आपको दिखेगा कि जितनी भी अंदर खाने की खबरें हैं वो सीनियर लीडर रहे हैं, और एक तरह से आप उनकी उम्र अराउंड 80 प्लस है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो उनका कितना से होगा पार्टी लाइन में, अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो वो अभी यूट्यूब पे 6,90,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो अमेरिका में किसी भी एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो वो अपने वीडियोस में यही बता रहे होते हैं कि आज सेनेट में क्या हुआ, इस फैसले का क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं बर्नी सैंडर्स वो चीज़ें करते आ रहे थे जो सौरभ भारद्वाज ने अभी अपनाई हैं, बस उन्होंने ये गिमिक नहीं खेला कि बेरोजगार सेनेटर, ठीक है। तो वो वाला एक मसला नहीं तो सिर्फ हारे ही नेता नहीं, जो जीते नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका अपना यूट्यूब चैनल है ना। तो मतलब मैं पीएमओ के चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका उनका अपना पर्सनल एक चैनल भी है जहाँ पे वीडियोस आते हैं, उनके विजिट्स के बारे में होता है, उनके भाषण के चंक्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वो एक, मुझे लगता है कि अब पॉलिटिशियंस ने इस बात को समझ लिया है कि प्रेस तो प्रेस है ही, लेकिन प्रेस के थ्रू जो चीज़ें जाती हैं तो उसको या तो फिर एक तरीका ये है कि आप प्रेस को मैनेज करो, है ना, जवाब उस तरह के दो जो सुनने में अच्छे हों, या एक फ्रेंडली पत्रकार को ही लेके बैठ जाओ। तो लेकिन एक मीडिएटर बीच में आ ही रहा है, कुछ ना कुछ आपकी बात को वो फिल्टर करेगा, या वो अपना टोन देगा, इंट्रो देगा या देगी, क्लोजिंग में कुछ कह देगा, या सवाल आपको ऐसा आड़ा तिरछा पूछ देगा कि आपको अनकम। तो उन्होंने ये सोचा है अक्रॉस पार्टी लाइंस। राहुल गांधी का भी अपना चैनल है, वो भी मतलब एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वो कहीं भी जाते हैं तो उसका बढ़िया शूट होता है, मल्टी कैम सेटअप, एडिट होकर के वो जाता है, सबटाइटल लगते हैं जब इंग्लिश होता है तो एक वो चाहते हैं अनमीडिएटेड एक्सेस टू द व्यूअर, कि उनको पता है कि चाहे हमारी एज के लोग, इवन हमारे पेरेंट्स, तो अब वो सीख गए हैं, है ना, फेसबुक चलाना सीख गए हैं, व्हाट्सएप उनके पास में है, यूट्यूब पे गाने चलाना। अब मम्मी पापा, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो वो वहां तक पहुंच गए हैं कि फोन का वीडियो फोन में देखना जरूरी नहीं है, टीवी पे भी दिखता है, कास्ट करके देखते हैं। तो नेता इस बात को जानते हैं कि अब एक बहुत बड़ा नंबर है, हर किसी के पास तो स्मार्टफोन नहीं है ना, हर किसी के पास यूट्यूब है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास है, और उनको आप डायरेक्टली आई टू आई आप उनसे कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, सीधे उनसे बात कर सकते हैं, पर्सनल अपील्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसका मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज ने नाम तो रखा है, मतलब बेरोजगार की वो बात, बेरोजगार नेताजी का, लेकिन ये एक तरह का रोजगार है। मुझे नहीं पता वो चैनल मोनेटाइज करेंगे या नहीं। वो अपने उस इंटरव्यू में बात कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि एक तो नौकरी नहीं है तो ये काम भी करूंगा, प्लस जो उनके साथ टीम जुड़ी हुई है वो भी 4 पैसे कमाएंगे इसके जरिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि इसमें एक चीज़ और ऐड करनी ये ज़रूरी है कि एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और पेंशन है उनके पास, तो पेंशन उतनी ही है जितनी एक एमएलए। इस बात पे तो नहीं टिप्पणी कर सकता कि किसको घर में कितना खर्च लगता है। कोई 1 या 1.5 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट अब भूपी नहीं रह गया दिल्ली एनसीआर में। आप देखिए 12 लाख तक की इनकम को वित्त मंत्री ने अब टैक्स फ्री भी कर दिया। टीम के अपकीप वाली बात है एक, और दूसरा मैं कह रहा था ना कि एक तरह का रोजगार है, ना सिर्फ रोजगार आउटरीच वाइज। आप देखिए सौरभ भारद्वाज इलेक्शन हार गए एक ऐसे सीट से जहां से मान के चल रहे थे लोग कि इस आदमी को तो जीतना ही है, ये हार ही नहीं सकते। ठीक है कि शेखर राव को फिर से हारने के लिए वहां खड़ा किया गया है, बट वो इलेक्शन हारे, और आज इलेक्शन के रिजल्ट्स 8 को आए थे, आज 13 है ना, 5 दिन बाद सौरभ भारद्वाज की फिर बात हो रही है। तो मैं इसको एक स्मार्ट तरीके की तरफ, स्मार्ट मूव है, ये स्मार्ट मूव है। और सबसे बड़ी बात इसमें निखिल ये भी है ना कि आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जो मुद्दा उठाएंगे वो पहले जर्नलिस्ट आएगा, उसको कवर करेगा, आपकी बाइट लेगा, 100 चीज़ें होंगी, उसमें भी ना एक ना लैग है कि आप पहले 10 लोगों को बताएंगे, फिर वो ऑन एयर जाएगी खबर, फिर बात होगी। अपना यूट्यूब चैनल होगा, रिकॉर्ड किया, डाल दिया। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल से सब लोग इन्फ्लुएंस्ड है आज के टाइम में तो उन्होंने वही किया है, उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया बनाया, उस पर वीडियोस डाले, और वही वीडियोस अक्रॉस द मीडिया सबने उठाए, चलाए, सब किया। और यही चीज़ हो सकता है सौरभ भारद्वाज के लिए फ़ायदेमंद भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव दोबारा होंगे, सब चीज़ें होंगी, तो पब्लिक आई में बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप अपनी चीज़ें खुद पेश कर सकते हैं, पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, तो वाई नॉट, करना भी चाहिए। हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जब हम सौरभ भारद्वाज की बात कर ही रहे हैं ना, तो आम आदमी पार्टी, मतलब मेरे हिसाब से
जो बीजेपी का एग्रेशन है ना सोशल मीडिया को लेके, और डेडिकेशन, अग्रेशन डेडिकेशन दोनों चीजें मैं कहता हूँ, क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके मेरिट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको सही गलत लगे वो अपना कमेंट करेंगे, जितने सीरियस वो हैं। ये चीज बीजेपी से पहले अगर किसी ने इंडियन पॉलिटिक्स में की थी तो वो थी आम आदमी पार्टी। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, ट्विटर, फेसबुक, है ना, उस जमाने में कम था, आज उसका पेनिट्रेशन ज्यादा, लेकिन सबसे पहले इन टूल्स को यूज करने वाली पार्टी, वहां से बीजेपी ने एक हिंट लिया कि यार ये चीज हमको करनी है। तो इस बार के कैंपेन में भी आप देखेंगे तो ठीक है वो फला नहीं इलेक्शन, वो हार गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जितना पुश किया ना इंस्टाग्राम पे मतलब मैं खास तौर पे कहूंगा, उन्होंने कोई लिमिट नहीं देखी कि हम किसका मजाक बना रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा हो जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हो, मीम बना बना के भर दिया उन्होंने। और ठीक है वो उस चीज ने काम नहीं किया, आप इलेक्शन हार गए, लेकिन बताते हैं कि वो उसको टूल, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा नेता हुआ इंडिया की हिस्ट्री में जिसने अपना मजाक मतलब मुशायरे में मैंने ये देखा है कि लालू प्रसाद यादव बैठे हुए और आगे सुरेंद्र शर्मा वहां से पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी कविता, और वो व्यंगकार हैं बहुत सीनियर, तो कटाक्ष कर देंगे और लालू प्रसाद यादव हंस रहे हैं उस बात पे, उन्हीं की मिमिक्री हो रही है और वो हंस रहे हैं, तो वो एक स्पोर्ट्समैनशिप है। लेकिन अरविंद केजरीवाल स्पूफ्स में बैठे हैं एक एक्टर के बगल में जो एक दूसरा अरविंद केजरीवाल बना हुआ है, और फिर मान रहे हैं गलतियां, है ना। तो इस तरह का जो अग्रेसिव इस्तेमाल है ऑफ सोशल ट्रेंड्स मीडिया, ये आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री रही है। एक टाइम पे उन्होंने मेहनत की, सही चीजें हिट की, तो रिजल्ट कुछ और था। इस बार कैंपेन थोड़ा पटरी पे था नहीं, लोगों ने उसको शिकायती एटीट्यूड की तरह लिया, एक नेगेटिव कैंपेन को उसमें देखा, और आप देख रहे हैं कि रिजल्ट उस तरह से फिर नहीं आया। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि आपने बात की 2013 की, आपने बात की 15 की, और अभी की बात हो रही है, तो तब से लेकर अब में सिर्फ एक चीज़ का चेंज है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की मेन स्ट्रीम मीडिया से दूरी। हाँ, ठीक है ना, ये एक ऐसी चीज़ रही जिसपे आम आदमी पार्टी एकदम साफ दिखाई दी कि मैं अब मेन स्ट्रीम मीडिया से कट जाऊंगी। ठीक है ना, और वो कटते हुए दिखाई भी दी है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो उस चीज़ का अगर आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी के नेताओं को, या इवन कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से दूरी बनाई है, लेकिन बीजेपी उस बॉल गेम में है अभी भी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनके लीडर्स जाएंगे, उनके स्पोक्स पर्सन जाएंगे, इंटरव्यूज हो रहे हैं, उतना ही वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं वो बना लिया। प्लस अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनके बड़े नेताओं को देखेंगे तो वैसे बयान दिखेंगे कि नहीं आप तो फला पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, तो वो ना एग्रेशन दिखता है, गुस्सा दिखता है मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर, जबकि यही मेन स्ट्रीम मीडिया था जिसने 2013 में इनको हीरो भी बना दिया था। तो दोनों चीजें हैं, मतलब जैसे देखिए, एक ये ऐतराज है पूरे विपक्ष का, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी फॉर दैट मैटर, इनकी एक शिकायत है ना, वो अब वो दर्शकों को तय करना है उस शिकायत में दम कितना। इनका कहना ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का टिल्ट दिखता है ना, या मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोलने से कतराता है। अब वो उनके अपने प्रेशर्स हैं, जो इल्ज़ाम वो लगाते जाते हैं, ठीक है, उनकी वो अपनी बात है। रही बात बीजेपी जिस तरह से मीडिया को हैंडल करती है, तो बिल्कुल वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि एक कोई पार्टी है एक्स जिसने मीडिया को कंट्रोल कर लिया और फिर वो उसी गेम में आगे जा रहे हैं, नहीं, उन्होंने अडेप्ट किया है। पहले मीडिया के साथ एक संबंध स्थापित होता है, उसके ऊपर कंटेंट एग्रेसिवली पुश होता है, उसके मेरिट पे अगेन, जब मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी क्या कंटेंट डाल रही है वो कितना अच्छा या खराब है मैं नहीं कहता, तो मैं बीजेपी के बारे में भी नहीं कहूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि देखिए जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के एक सेक्शन को लेकर क्रेडिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आए, आपने देखा किसान आंदोलन में नहीं घुस पा रहे थे ना कई चैनल, यूट्यूब वाले घुस जा रहे थे, या वो मेन चैनल के ही यूट्यूब सेक्शंस घुस जा रहे थे, लेकिन हर किसी को एक्सेस नहीं था, क्योंकि सरदारों ने सोच लिया था कि भाई ये दिक्कत है ना, XYZ चैनल में दिक्कत है, या जो भी जिस तरह से वो घेर लेते थे। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा हूं, मेन स्ट्रीम चैनल के ही यूट्यूब चैनल के लिए मैंने वहां पर काम किया है, तो मैं खुद वो चीज़ वहां पे फील कर पा रहा था कि कितना एग्रेशन है चीज़ों को लेकर। और उस दौरान जो मैंने फेस किया है, मेरे से पूछा जाता था कि आप कहाँ से हैं, आप कौन से चैनल से हैं, और जब आप ये चीज़ें बताते हैं उनको, तो वहाँ पे उनका जो टोन, टोनैलिटी, बात करने का तरीका डिपेंड करता है कि वो आपके चैनल को पसंद करते हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ें अभी पिछले अगर आप बात करें 3 से 4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और मेन स्ट्रीम के जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए ऑन ग्राउंड जाकर ऐसी एस्केलेशन वाली जगहों पर रिपोर्ट करना थोड़ा टफ हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियों ने भी वो वैसी चीज़ सेट की है कि नहीं देखिए ये आपके खिलाफ बोल रहे हैं।
लेकिन जो भूपे ने कहा उससे अग्री करते हुए मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी एक्स वाई जी, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे वो टीवी का हो, उनके बीट रिपोर्टर्स की हमें बड़ी इज्जत करनी चाहिए। इतना सारा स्ट्रेस है, इतना भाई, आधे लोग एंटी पार्टी बन के बैठे हैं, आधे लोग समर्थक बन के बैठे हैं। उस टेंशन की जगह पे जाना अपनी माइक आईडी के साथ में, जहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बहुत बढ़िया फाइट मिल जाए, ये भी हो सकता है पिट जाओगे, लेकिन वो बंदा या वो बंदी वो जा रहे हैं, वो रिस्क उठा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत का काम है। ऐसे आप किसी को, मतलब हम टिप्पणियां करते रहे, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं मेन स्ट्रीम के बीट रिपोर्टर बेचारे, कैमरा पर्सन या जो रिपोर्टर होता है जो जाके खबर लेकर के आता है। मतलब कितने लोकल रिपोर्टर्स को हम लोग जानते होंगे पर्सनली, आप भी, मैं भी जानता हूँ। और जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं और जब उन्हीं के चैनल पे उंगली उठानी शुरू हो जाती है ऐसे प्रोटेस्ट में, तब वो दो तरफा फंसते हैं, क्योंकि वो उसी जगह रहते हैं, उनको वो मुद्दे उठाने भी है, और लेकिन उनसे उन मुद्दों पर बात भी नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ है, ठीक है ना। और उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, ऊपर से भी डंडा है कि भाई खबर लाओ, और अंदर जो उस ग्राउंड पे खड़ा है उसको अपनी जान भी प्यारी है कि भाई नहीं, मेरे को कुछ ऐसा नहीं करना है जिस वजह से दिक्कत आए। फंसी हुई जगह पे है। मतलब मेन बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम का जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है ना, उसको मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी एक्नॉलेज किया है। इसीलिए आप देखिए कि इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो इन्फ्लुएंसर्स को अटेंशन देते हैं, है ना। समझना पड़ेगा इसी। अब इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की है, तो यहाँ पे ध्रुव राघवन और जयजीत पाल की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं कहेंगे, एक कहेंगे एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को एनालाइज किया है, ठीक है ना, कि किस तरह से जो पिछले चुनाव रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो पिछली बार का, उस दौरान कितने जो नेता थे उन्होंने इंटरव्यूज दिए इन्फ्लुएंसर्स को। टीवी पे बड़े चेहरे आपको कम दिखाई दिए, आपको समिट्स में दिखाई देते हैं, बड़े बड़े चैनल्स के समिट्स में लोग जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ स्पेशली चल कर जाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर हो, इवन प्रधानमंत्री हो, या कोई भी रहा हो, वो सब नेता इन्फ्लुएंसर्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे दो कारण उस रिपोर्ट में साफ दिखाई देते हैं। सबसे पहला, कोई भी नेता, उसको व्यूअरशिप मैटर करती है, कि अगर उनका कहीं इंटरव्यू हो रहा है, उसको कितनी आंखें देख रही हैं, कितने लोग देख रहे हैं, उनका मैसेज कितनी मासेस तक पहुंच पा रहा है। हालांकि अब तो बड़े चैनल नेताओं के अपने हो गए हैं। अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी कुछ अपने चैनल पर डाल दें, तो वो उनका ही वीडियो मिलियंस 2 मिलियंस में भाग जाता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करना एक अलग तरीके में, उनके सवाल लेना और फिर उन चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो इंटरव्यूज़ का जो मामला है वो ज़्यादा बढ़ चुका है मेन स्ट्रीम के अलावा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है, कि इन्फ्लुएंसर सीजन जर्नलिस्ट नहीं होते। तो सीजन जर्नलिस्ट जो होगा वो पॉलिसी पे आपको पूछ लेगा, आप कोई जवाब देंगे वो किसी और तरीके से घेर लेगा नेता को, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं करते हैं। उसको करना ही नहीं है, वो उसको करना ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, हम कंटेंट क्रिएटर हैं। और भाई इस तरह के भी हमने, मतलब भाई ये इल्ज़ाम की शक्ल में आया है कि लेटली हमने जो बहुत सीनियर लीडरशिप को जाते हुए देखा है यूट्यूब चैनल्स पे या पॉडकास्ट पे, वो एक्चुअली पेड, मतलब वो मामला था। कम से कम इल्ज़ाम ऐसे लगे, सच तो मुझे नहीं पता। तो अब जब मामला पेड है तो फिर वो नहीं पूछ पाएगा ना, ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे वाला मसला हो जाता है कभी कभार। तो वो चीज़ें, वो भी एक तरह से पीआर टैक्टिक्स है, हर पार्टी करती है। इस बार अगर आप अरविंद केजरीवाल जी के इंटरव्यू देखें, या पूरा पैनल एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठा दिया जाता है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हंसी ठाका हो रहा है, कोई पॉलिसी पे बात नहीं हो रही है, और जितनी भी बातें हैं वो सारी चाशनी में लपेटे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें ही कभी कभार बैकफायर भी करती हैं, और वो बैकफायर हुई भी हैं। इस बार के अगर आप नतीजे देखेंगे तो लगता है कि अगर सही तरीके से अपनी जो पूरी कैंपेन थी उसको गढ़ा गया होता आप आम आदमी पार्टी की तरफ, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं अब सौरभ भारद्वाज जी की बात कर ही रहे थे, हम लोग दोबारा लौटते हैं। तो सौरभ भारद्वाज वो नेता है जो ईवीएम का लुकलाइक लाते हैं और उसको हैक करते हैं। और सोचिए, आम आदमी पार्टी इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक खींच लेती है कि देखिए ये हैक हो सकती है, जबकि वो मशीन है ही नहीं, उसमें वो एल्गोरिदम है ही नहीं, क्योंकि वो एल्गोरिदम कभी पब्लिकली आया ही नहीं है। तो गिमिक के मामले में तो खैर कोई नेता पीछे नहीं है। और खैर ये चीज़ें नेताओं का अपना एक काम करने का तरीका भी है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ निखिल आपसे, कि जैसे अभी हमने भगवंत मान आए थे दिल्ली, मीटिंग होती है ट्यूसडे को, हम कई बार उसकी चर्चा भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने उनके मुंह से ही सुना कि जो ये मिनिस्टर है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया, वो अब पॉलिसी में वहाँ पर हेल्प करेंगे पंजाब में उनकी।
तो सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं? सौरभ भारद्वाज उधर क्यों नहीं मूव हुए? मतलब अगर ये पब्लिकली चीजें है ही है पार्टी की तरफ से कि यहाँ के नेता वहाँ हेल्प करेंगे, तो सौरभ भारद्वाज को भी वो करना मुझे लगता है कि वो भी जैसे आम आदमी पार्टी अभी तो क्या है, मतलब जैसे कहते हैं ना, लिकिंग देयर वुंड्स, तो अभी जो चोट खाई है उसको कुछ दिन तो मरहम पट्टी चलेगी, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को आप खारिज नहीं कर सकते। 22 विधायक उनके पास में है, 1 2, अगला इलेक्शन भी वो एक प्रीमियर ऑपोजिशन पार्टी की तरह लड़ने की इच्छा रखते हैं दिल्ली में, तो वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की तरह उभरना चाहेंगे, 1। पंजाब को वो मेंटेन रखना चाहते हैं, दिल्ली में वो दोबारा आना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि कुछ लोगों का फोकस शिफ्ट होगा पंजाब, कुछ लोगों को स्ट्रेटेजिकली दिल्ली पे फोकस रखा जाएगा। जैसे अभी अलका लांबा, पहले वो तो इधर दिल्ली की तरफ थी, अब वो पंजाब की तरफ हुई है, तो आम आदमी पार्टी भी अपने रिसोर्सेस को इस तरह से बांटेगी कि कुछ लोगों ने फोकस करना है पंजाब पे, ज्यादा लोग करेंगे, ज्यादा अटेंशन पंजाब पे होगा, क्योंकि चल रही गवर्नमेंट है, 2 साल का टाइम है इलेक्शन से पहले, और उससे उससे पहले जितनी शिकायतें हैं कम से कम नैरेटिव में, उसको आपको लोगों के मन से निकालना है ना। आपको वो रिमोट कंट्रोल वाली बात लोगों के दिमाग से निकालनी है, आपको जो आपके वादे पूरे नहीं हो पा रहे थे वो बात निकालनी है, जो वीआईपी कल्चर को लेके इल्जाम था कि हमने ही यहीं पे बैठ के अभी 2 या 3 दिन पहले कहा था ना कि बहुत जेन्युइन लोग आम आदमी पार्टी से चुन के आए, तो फिर वहां जो पजेरो दिख रही है लोगों को सफेद कलर की, उसको फिर वापस आना है जेन पे, वैगनार पे, इस तरह की चीजें होंगी अभी। लेकिन दिल्ली को मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे, वो दिल्ली को कंटिन्यू करेंगे, जब सेशन आएगा तब वो हल्ला बोल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कैसा करेंगे ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि अभी तक हमने आम आदमी पार्टी को ऑपोजिशन में देखा नहीं है ना। उनके लिए एक नई चीज होने, मैं 2 चीजें और मेंशन करना चाहता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर और एक कंटेंट क्रिएटर, एडुकेटर स्लैश जर्नलिस्ट, मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा कि उनको कहाँ रखेंगे, लेकिन जैसे 2 उदाहरण ना, यूट्यूब की जब बात आई थी या इन्फ्लुएंसर्स की बात है, एक तो अजाज खान ने इलेक्शन लड़ा था चंद्रशेखर की पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, है ना, वर्सोवा से टिकट उन्होंने लिया, और बड़ी इनकी फॉलोइंग थी, बिग बॉस में रह चुके हैं, आपके फियर फैक्टर में, कॉमेडी नाइट्स बचाओ के साथ, है ना, हिंदी में काम किया, रीजनल सिनेमा में काम किया, तो कैरी मिनाटी को लेकर के इनकी कुछ चीज़ हो गई थी यूट्यूब के ऊपर, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 155 इनको वोट पड़े थे और नोटा को मिले थे 1298। तो ये एक उदाहरण है इन्फ्लुएंसर के इलेक्शन लड़ने का। दूसरा उदाहरण, एक मतलब इसका ना एक 180 डिग्री उल्टा मैं देखता हूँ, मेघनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है इससे पहले चाहे वो अकाउंटेबिलिटी को लेके हो या इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, अच्छे एक्सप्लेनर्स होते हैं उनके, है ना। तो उन्होंने इस बार एक काम किया कि उन्होंने, उनका कैंपेन ये था कि मुझे जीतूंगा तो वैसे नहीं मैं, लेकिन उन्होंने वो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट किया और उसको अपने यूट्यूब पर पब्लिश किया, उनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, और एक कॉन्सेप्ट दिया नॉमी का, है ना, कि एक नॉर्मल इंसान, तो मैं उनके यूट्यूब के चैनल पे जाके देख रहा था, तो उनको मतलब जैसे उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया है कि मैंने पर्चा कैसे फाइल किया, फिर उसके बाद में कैंपेन के लिए मुझे कितनी जगह एप्लीकेशन देनी पड़ती है, प्रोसेस क्या है, तो वो एक इंटरेस्ट, मतलब मैं एक उसको प्रोजेक्ट की तरह देखता हूँ, चाहे वो आप कंटेंट क्रिएटर का प्रोजेक्ट कह लो, नेता का कह लो, या जर्नलिस्ट का कह लो, जो भी आप किस खांचे में बैठाना चाहते हो, पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब उनके पास 81,000 कुछ सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब पे थे जब हमने चेक किया, 2 लाख उनके एक्स पे फॉलोअर्स थे, और मालवीय नगर से उन्होंने चुनाव लड़ा। रिजल्ट्स हमको श्रुति हमारी साथ काम कर रही हैं, इंटर्न है हमारे यहाँ, उन्होंने डाटा निकाल के दिया है कि उनको वोट मिले 192 और नोटा को मिले थे 532, तो लेकिन नोटा से कम वोट मिले, लेकिन यहाँ पे जो कीमत है या यहाँ का जो हासिल है वो विक्ट्री या नंबर ऑफ वोट्स नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ अब वो फॉर पोस्टेरिटी वो चीज़ डॉक्यूमेंट हो गई है, यूट्यूब पे चली गई है कि एक अगर एक रैंडम आदमी को अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसे क्या क्या करना होता है, और जो इंडिया जितनी एक कलरफुल जगह है उसके जितने पावर डायनेमिक्स हैं, चाहे वो पार्टी पॉलिटिक्स के हों, चाहे हमारे प्रशासन के हों, वो कैसे प्ले आउट होते हैं इलेक्शंस में। तो ये 2 चीजें थी जो हम क्षेपक में मेंशन करना चाहते थे। इसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए, मेघनाथ अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, बढ़िया काम करते रहे हैं, उनके वीडियोस बहुत वायरल भी हुए हैं बीच में कई, लेकिन इस चीज से मेघनाथ को एक फायदा ये भी हुआ है, वो है सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग। ठीक है ना, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है उनको ये चाहिए होता है कि रोज एक वीडियो बनाना है, रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए,
तो इस बार उन्होंने अपनी नजर से चुनाव दिखाया कि एक नॉर्मल आदमी जिसके ऊपर किसी तरह की कोई पार्टी का टैग नहीं है, वो आदमी चुनाव लड़ सकता है, वो किस तरह से चुनाव लड़ सकता है, पेपर नॉमिनेशन कैसे फाइल होते हैं, एंड हाउ टू लूज एन इलेक्शन। ठीक है ना? तो ये सब चीजें मेघनाथ ने अपनी नजर से दिखाई हैं, जो मेरे को लगता है एक मतलब मुझे बड़ा ना वो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो एक पुलिसमैन खड़े थे, उन्होंने जूता अपना वो बनाया था, शुभम ने इंटरव्यू भी किया था कि भ्रष्टाचारियों पे पड़ेगा जूता। तो ऐसे कलरफुल लोग हर इलेक्शन में होता है, लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं यार, और ऐसे लोग हैं जो मतलब हर बार राष्ट्रपति का पर्चा भरते हैं, तो इस तरह की चीजें होती रहती है। मेघनाथ का बस उस मामले में अलग है कि एक तो मेघनाथ का जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, खुद पढ़े लिखे हैं, प्रोसेस कर सकते हैं चीज़ों को, और बड़े उन्होंने दिलचस्प तरीके से अपने चैनल पे वो डाला है। तो इतनी बात थी, और यहीं पे हम इस बातचीत को कर रहे हैं कंक्लूड भी। भूपिंदर और निखिल को आपने कैमरे पे देखा, कैमरे के पीछे इरशाद है। ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।